तो चलिए आज कैलाश पर्वत के उस रहस्यमयी संसार में चलते हैं। एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। हाँ, ये लाखों लोगों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन इसके चारों ओर अजीब कहानियां भी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वहाँ समय तेजी से बीतता है, बाल और नाखून मतलब घंटों में हफ्तों जितने बढ़ जाते हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वो इन्हीं दावों की गहराई में उतरते हैं। एक तरफ कैलाश की सदियों पुरानी पहेलियां हैं और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ताज़ा वैज्ञानिक अध्ययन जो ये बताता है कि इतनी ऊंचाई पर हमारे दिमाग और शरीर के साथ असल में होता क्या है। एकदम सही। तो आज के हमारी ये जो पड़ताल है वो ये पता लगाएगी कि जब इन मिथकों और विज्ञान को आमने सामने रखा जाता है तो कौन सी मतलब चौंकाने वाली तस्वीर उभर कर सामने आती है। कैलाश की सबसे बड़ी पहेली तो यही है ना, कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे लगभग 2000 मीटर छोटे कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। ये कोई आम पहाड़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो 4 धर्मों का केंद्र बिंदु है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास है। और बौद्धों के लिए? बौद्ध इसे बुद्ध डेमचोक का घर मानते हैं। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को निर्वाण मिला था। अच्छा। और तिब्बत का जो प्राचीन बौन धर्म है, उनके लिए तो ये ब्रह्मांड का आध्यात्मिक शक्ति केंद्र है। मतलब इतनी गहरी आस्था जुड़ी है कि इस पर पैर रखना भी अपमानजनक माना जाता है। मैंने सुना है कि मशहूर पर्वतारोही राइनहोल्ड मेस्नर को भी मौका मिला था इस पर चढ़ने का, पर उन्होंने मना कर दिया था। हाँ, ये बात है 1980 के दशक की। चीन ने उन्हें अनुमति दी थी, लेकिन मेस्नर ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर हम इस पर्वत को जीत लेते हैं तो हम लोगों की आत्मा में कुछ बहुत जरूरी चीज को खत्म कर देंगे। वाह, उन्होंने इसकी पवित्रता का सम्मान किया। बिल्कुल, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2001 में जब चीन ने एक स्पेनिश टीम को चढ़ाई की अनुमति दी तो दुनिया भर में इतना जबरदस्त विरोध हुआ। अच्छा। हाँ, इतना विरोध हुआ कि चीनी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और उन्होंने कैलाश पर पर्वतारोहण पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ये सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक वैश्विक भावना है जो इस पर्वत की रक्षा कर रही है। और इन्हीं कहानियों में एक और परत जुड़ जाती है, वहां होने वाले अजीब अनुभवों की। ये समय का अलग तरह से महसूस होना, ये बात बार बार सामने आती है। हाँ, और इससे जुड़े सबसे मशहूर कहानी है साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों की। हाँ, मैंने भी सुनी है। कहा जाता है कि वे कैलाश के पास एक प्रतिबंधित क्षेत्र में गए और कुछ ही दिनों में दशकों जितने बूढ़े हो गए और 1 साल के अंदर ही उन सब की मौत हो गई। ये तो बहुत सनसनीखेज है, पर क्या ये सच है? सच कहूं तो इसका कोई पक्का सबूत आज तक किसी को नहीं मिला है। तो फिर ये कहानी आई कहां से? इसे लोकप्रिय बनाया डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव नाम के एक रूसी नेत्र सर्जन ने। उन्होंने 1999 में तिब्बत की यात्रा के बाद इस बारे में लिखा था, लेकिन जब रूसी पर्वतारोहण संघ से पूछा गया तो उन्होंने ऐसी किसी भी टीम या घटना के होने से साफ इनकार कर दिया। तो ये एक तरह से एक शहरी किंवदंती बन के रह गया है। बिल्कुल, पहाड़ों का एक मशहूर मिथक। दिलचस्प। लेकिन सिर्फ समय ही नहीं, वहां की प्रकृति में भी कुछ अजीब है। जैसे वो 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। हाँ, और ये कैलाश क्षेत्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ये दोनों झीलें एक पतली सी जमीन की पट्टी से अलग हैं, मतलब बिल्कुल अगल बगल में। फिर भी दोनों इतनी अलग हैं? बहुत अलग। मानसरोवर का पानी क्रिस्टल की तरह साफ, मीठा और शांत है, उसे देवता की झील मानते हैं। और दूसरी तरफ राक्षस ताल का पानी खारा है और उसमें हमेशा तेज लहरें उठती रहती हैं, उसे राक्षस की झील कहते हैं। एक मीठी, एक खारी, बिल्कुल पास पास होकर भी। इसका कोई वैज्ञानिक कारण है? हाँ, बिल्कुल है, और काफी रोचक है। देखिए, राक्षस ताल एक एंडोहरिक झील है, मतलब एक ऐसा कटोरा जिसमें पानी आता तो है पर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। तो होता यह है कि धूप से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन उसमें घुले हुए सारे नमक और मिनरल्स वो पीछे ही रह जाते हैं। साल दर साल यही होता रहता है और पानी खारा हो जाता है। और मानसरोवर? मानसरोवर का ताज़ा पानी एक छोटी सी धारा के जरिए राक्षस ताल में बहता रहता है। इसी वजह से उसका पानी मीठा बना रहता है। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए तो ये सिर्फ भूविज्ञान नहीं होगा। उनके लिए ये प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे ये दोनों शक्तियां एक दूसरे के इतने करीब मौजूद हैं, और ये कैलाश के रहस्य को और गहरा कर देता है। ये सारी कहानियां सुनने में बहुत मजेदार हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात खटक रही है। क्या इन सारे अजीब अनुभवों
जैसे समय का धीमा होना, भ्रम महसूस करना, के पीछे सिर्फ आस्था और रहस्य है, या विज्ञान इसके बारे में कुछ और कहता है? और यहीं पर हमारी पड़ताल का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। हमारे पास PLOS ONE जर्नल का एक अध्ययन है जो इन अनुभवों पर एक वैज्ञानिक रोशनी डालता है। अच्छा, क्या किया उन्होंने? शोधकर्ताओं ने 18 स्वस्थ लोगों को लिया और उन्हें सीधे 3,800 मीटर की ऊंचाई पर ले गए, लगभग 12,500 फीट। 12,500 फीट, ये तो लगभग कैलाश परिक्रमा के शुरुआती पड़ावों जितनी ऊंचाई है। ठीक कहा। और उनका मकसद यही जानना था कि कम ऑक्सीजन, जिसे विज्ञान की भाषा में हाइपोक्सिया कहते हैं, और खराब नींद का हमारी सोचने समझने की क्षमता पर क्या असर पड़ता है। ये वही दो चीजें हैं जिनका अनुभव कैलाश जाने वाला लगभग हर तीर्थयात्री करता है। बिल्कुल। तो क्या नतीजे निकले? क्या लोगों ने सच में कुछ अजीब महसूस किया? हाँ, और ये सिर्फ उनका एहसास नहीं था, ये डेटा में साफ साफ दिख रहा था। ऊंचाई पर पहुंचते ही लोगों ने काफी ज्यादा भ्रम, मतलब कंफ्यूजन और थकान महसूस करने की बात कही। ये वही भावनाएं हैं जिन्हें अक्सर रहस्यमयी अनुभवों से जोड़ा जाता है। एकदम। और अध्ययन में शोधकर्ताओं ने रात को सोते समय 2 तरह के उपचार भी आजमाए। कुछ लोगों को नाक के जरिए अतिरिक्त ऑक्सीजन दी और कुछ को एक खास ब्रीदिंग डिवाइस दिया गया। और इसका क्या असर हुआ? असर कमाल का था। जिन लोगों को रात में ऑक्सीजन या ब्रीदिंग सपोर्ट मिला, उन्होंने अगले दिन काफी कम भ्रम और थकान महसूस किए। इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। क्या? कि ऊंचाई पर जो अजीब और भ्रमित करने वाला एहसास होता है, उसका सीधा संबंध हमारे दिमाग को पूरी ऑक्सीजन ना मिलने और हमारी नींद के बिगड़ने से है। वाह, मतलब ये सिर्फ लोगों का वहम नहीं है, इसे बाकायदा नापा जा सकता है कि ऊंचाई पर आपका दिमाग सच में धीमा और अलग तरह से काम करने लगता है। हाँ, ये एक शारीरिक प्रक्रिया है। ये तो कमाल की बात है। तो क्या इसी से समय के धीरे या तेज चलने वाली कहानियों को समझा जा सकता है? बिल्कुल। असल में कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य शायद कैलाश पर्वत पर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर छिपा है। समय की धारणा का बदलना एक जाना माना मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अच्छा। जब आपके दिमाग को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बदल जाती है। न्यूरॉन्स उस रफ्तार से फायर नहीं करते जैसे वे सामान्य रूप से करते हैं। तो इस वजह से हमें ऐसा लग सकता है कि बाहरी दुनिया या तो बहुत तेजी से भाग रही है या कछुए की चाल से चल रही है। मतलब ये कोई भारी रहस्यमयी टाइम वॉर्टेक्स नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर हो रहा एक रासायनिक और जैविक बदलाव है। उस पतली हवा के कारण हमारा दिमाग एक तरह से रीप्रोग्राम हो जाता है। एकदम सही। और अध्ययन ने इसे और भी गहराई से परखा। उन्होंने लोगों को कुछ दिमागी खेल खिलवाए। जैसे एक टेस्ट था जिसमें बिखरे हुए नंबरों और अक्षरों को तेजी से क्रम में जोड़ना था। इसमें तो ध्यान और रफ्तार दोनों चाहिए। बिल्कुल। और पाया गया कि ऊंचाई पर लोगों की स्पीड और फोकस दोनों घट गए। वो ज्यादा समय ले रहे थे और ज्यादा गलतियां भी कर रहे थे। और क्या कुछ बदला दिमाग के काम करने के तरीके में? एक और बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। उनकी भावनाओं को पहचानने की क्षमता पर भी असर पड़ा। भावनाओं को पहचानने की क्षमता, वो कैसे? उन्हें तस्वीरों में लोगों के चेहरे के भाव पहचानने के लिए कहा गया। और ऊंचाई पर वो खुशी के भाव को पहचानने में समुद्र तल की तुलना में कमजोर हो गए। 1 मिनट, खुशी को पहचानने में? ये तो बहुत अजीब बात है ना? ऐसा लगता है कि हाइपोक्सिया हमारे दिमाग के उन हिस्सों को प्रभावित करता है जो सामाजिक और भावनात्मक संकेतों को समझने में मदद करते हैं। जरा सोचिए। हाँ, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आप शारीरिक रूप से थके हुए हैं, मानसिक रूप से भ्रमित हैं, समय का अंदाजा बिगड़ गया है और आप दूसरों की भावनाओं को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही तीव्र और कह सकते हैं कि अलौकिक अनुभव बना सकता है। बिल्कुल। तो ये समझना वाकई दिलचस्प है कि कैलाश से जुड़ी रहस्यमयी कहानियों के पीछे कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके में आया वास्तविक बदलाव हो सकता है। ये भ्रम, वो धीमापन, ये सब हाइपोक्सिया के लक्षण हैं। हाँ, और ज्यादा गंभीर मामलों में हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एटीमा यानी ऊंचाई पर दिमाग में सूजन आना एक जानलेवा स्थिति है। और उसके लक्षणों में मति भ्रम, तर्क करने की क्षमता का खत्म होना, ये सब शामिल हैं। अच्छा, तो क्या हमारा शरीर इसका आदी हो जाता है? मतलब अगर कोई वहां कुछ दिन रुक जाए तो स्थिति बेहतर होती है? हाँ, और ये इस अध्ययन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे एक्लाइमेटाइजेशन यानी अनुकूलन कहते हैं। अध्ययन में ये भी देखा गया कि 3 दिनों के दौरान बिना किसी इलाज के भी
कई दिमागी खेलों में लोगों का प्रदर्शन बेहतर हो गया। मतलब हमारा शरीर खुद को ढालना शुरू कर देता है? हाँ, हमारा शरीर धीरे धीरे कम ऑक्सीजन के माहौल में खुद को ढालता है। लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं ताकि जो भी ऑक्सीजन उपलब्ध है उसे बेहतर तरीके से शरीर में पहुंचाया जा सके। तो जो शुरुआती झटका लगता है वही सबसे तीव्र होता है, और शायद वही अनुभव कहानियों में बदल जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक और अनोखी बात सामने आई। उन्होंने एक परीक्षण किया जो जोखिम लेने के व्यवहार को मापता है। जोखिम लेने का व्यवहार? हाँ, इसमें लोगों को एक वर्चुअल गुब्बारे को फुलाने के लिए कहा जाता है। आप जितनी बार उसे फुलाते हैं उतने ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर गुब्बारा फूट गया तो सारे पॉइंट चले जाते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ? पहले दिन जब एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी AMS के लक्षण सबसे ज्यादा थे, तब वे ज्यादा आवेगी थे और ज्यादा जोखिम ले रहे थे। ये तो उल्टा लग रहा है। मैं तो सोचता कि बीमार और भ्रमित महसूस करने पर लोग कम जोखिम लेंगे। यही तो दिमाग का खेल है। ये दिखाता है कि हाइपोक्सिया हमारे निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बिगाड़ देता है। उनका दिमाग उन्हें सही गलत का अंदाजा ठीक से नहीं लगाने दे रहा था। और बाद में जैसे जैसे उनका शरीर एक्लिमेटाइज हुआ, वे ज्यादा सतर्क और कम जोखिम लेने वाले हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर और दिमाग खुद को ढालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शुरुआती 1-2 दिन का अनुभव इतना तीव्र और अजीब होता है कि वही शायद उन रहस्यमयी कहानियों को जन्म देता है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि इस अध्ययन में लोग 3800 मीटर्स पर थे। कैलाश की परिक्रमा तो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर होती है। कुछ हिस्से 5600 मीटर्स मतलब 18,000 फीट से भी ज्यादा तक जाते हैं, जहां ये सारे प्रभाव और भी कई गुना ज्यादा तीव्र हो सकते हैं। निश्चित रूप से। तो आज की इस चर्चा में हमने कैलाश पर्वत से जुड़ी उन रहस्यमयी कहानियों से शुरुआत की जहां समय के बदलने जैसी बातें होती हैं, और फिर हमने विज्ञान की दुनिया में झांका, जहां पता चला कि ऊंचाई वास्तव में हमारी धारणा को बदल देती है। बाहरी दुनिया को बदलकर नहीं, बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को बदलकर। और अध्ययन से ये भी पता चलता है कि सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जैसे उपचार हमें बेहतर महसूस तो करा सकते हैं, लेकिन वे दिन के समय हाइपोक्सिया से होने वाले सभी मानसिक प्रभावों को पूरी तरह ठीक नहीं करते। अच्छा, इसका मतलब है कि जब तक आप उस ऊंचाई पर हैं, आपका दिमाग सामान्य से कुछ अलग तरीके से ही काम कर रहा होगा, भले ही आपको रात में अच्छी नींद आ जाए। तो ये सिर्फ रात की नींद की बात नहीं है, बल्कि 24 घंटे उस पतली हवा में रहने का असर है जो आपके अनुभव को आकार दे रहा है। हाँ, और ये हमें एक बहुत ही गहरे और विचारणीय प्रश्न पर छोड़ देता है। क्या? जब तीर्थयात्री हजारों सालों से इन पवित्र ऊंचाइयों पर जाते हैं, तो उनके आध्यात्मिक अनुभव बहुत गहरे होते हैं, जीवन को बदल देने वाले होते हैं। अब सवाल ये है कि उन गहरे अलौकिक एहसासों को आकार देने में आस्था और भक्ति के अलावा उस पतली हवा का कितना योगदान होता है? क्या वो शारीरिक चुनौती और दिमाग में हो रहा रासायनिक बदलाव ही उस आध्यात्मिक अनुभव को और गहरा और वास्तविक बना देता है? हो सकता है कि वहां पहुंचकर दिव्यता और जीव विज्ञान के बीच की रेखा ही धुंधली पड़ जाती हो।